Hey everyone, and after a very long gap I know, welcome back to another video. I know मैंने इस वीडियो को अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। तुम में से बहुत लोग वरीड थे, बहुत लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, कुछ लोग नाराज़ थे कि मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूँ। सो डोंट वरी, सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा, सब कुछ क्लियरली बताऊँगा एंड उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है इस चैनल से रिलेटेड। तो इन सब के बारे में अच्छे से आराम से इस वीडियो के एंड में बात करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि फिलहाल तुम लोग यहाँ पे कंटेंट के लिए आए हो। सो आज का जो मेन कंटेंट है एंड जो मेन टॉपिक है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें टाइटल से तो पता चल ही गया होगा दैट इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम डिस्टर्बिंग फोटोज कॉट ऑन कैमरा एंड कुछ ऐसे फोटोज जिनके कुछ काफ़ी क्रीपी एंड स्कैरी बैकग्राउंड स्टोरीज हैं। तो उनके स्टोरीज को भी जानेंगे एंड उन फोटोज को भी देखेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द फर्स्ट फोटोग्राफ। द कूपर्स फोटोग्राफ। मिड 1950s के अराउंड कूपर्स फैमिली ने टेक्सास में अपना एक नया घर लिया था। वो लोग अपने नए घर को विजिट कर रहे थे और अपने पहले विजिट को वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेशन के टाइम पे वो लोग कुछ फैमिली फोटोग्राफ्स भी खींच रहे थे। एक फ़ोटो था जिसमें मिस्टर कूपर ने अपने 2 बच्चों का, अपने वाइफ का और अपने मदर का एक फ़ोटो लिया था। एंड दिस इज़ द फैमिली फोटोग्राफ। तुम काफ़ी क्लियरली देख सकते हो कि ये कोई नॉर्मल फैमिली फोटोग्राफ नहीं है। कूपर्स फैमिली के साथ साथ उस फोटो में एक ऑब्स्टेकल बनते हुए एक डेड हैंगिंग बॉडी भी है। एंड अगर तुम उन फैमिली मेम्बर्स को देखो तो वो लोग ना इस चीज़ से डरे हुए हैं और ना ही सरप्राइज्ड हैं। वो लोग काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, इवन स्माइल भी कर रहे हैं, एज इफ वहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड बाद में इसकी जब स्टोरी बाहर आई तो ये स्टोरी कुछ ऐसी ही थी। उन सारे फैमिली मेम्बर्स का यही कहना था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। एंड जब उन्होंने फ़ोटो खींचने के बाद 3-4 दिन बाद फ़ोटो को डेवलप किया और देखा तो उस फोटो में वो बॉडी अपने आप कहीं से आ गई थी। तो सब यही मानने लगे कि इस कैमरा में एक घोस्ट कैप्चर हुआ है। बट फिर कुछ लोगों ने अपोज किया कि वहाँ पे कोई घोस्ट कैप्चर नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पे एक्चुअल में एक बॉडी थी और आप लोग सच बताओ। यहाँ पे सच क्या है वो हमें भी नहीं पता, बट चाहे सिचुएशन जो भी हो, दोनों ही सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तुम खुद इमेजिन करो, एक फैमिली फोटोग्राफ चल रहा है जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे उन फैमिली के 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एंड ऐसे फोटोग्राफ में एक डेड बॉडी के साथ फ़ोटो खिंचाना विच इज़ हैंगिंग इज़ नॉट एट ऑल नॉर्मल। एंड ऑल्सो तुम अगर उनके एक्सप्रेशंस को देखो तो दे आर स्माइलिंग, दे आर हैप्पी एंड वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जहाँ पे एक बॉडी हैंग कर रहा है। हाउ इज़ दिस नॉर्मल? Isn't it creepy? मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी एंड इसीलिए मैंने इस फोटो को इंक्लूड किया। ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स। 1862 में डुशीनी डी ब्लॉन्स नाम के एक साइंटिस्ट ने एक काफ़ी क्रेजी एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे नॉर्मल साइंटिस्ट उस टाइम पे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए रैट्स और रैबिट जैसे एनिमल्स का यूज़ करते थे, बट डुशीनी ने एक अलग ही ट्रैक अपनाया था। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ह्यूमन विक्टिम्स को पिक करते थे एंड ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, विच वॉज काइंड ऑफ इलीगल, बट वो किया करते थे। उनका एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम था ब्रेन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने अपने एक ह्यूमन सब्जेक्ट को चूज़ किया था एंड उसके फेस पे कई सारे प्रोब्स अटैच कर दिए थे। वो सारे प्रोब्स कुछ आयरन रॉड जैसे होते हैं एंड उसको उन्होंने कम्प्लीटली उसके फेस के अंदर डाला हुआ था। उसके बाद वो उस प्रोब्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे एंड उस सामने वाले इंसान के, जो उनका सब्जेक्ट है, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहे थे। डुशीनी जो साइंटिस्ट थे, उनका ये मानना था कि फेशियल एक्सप्रेशंस समहाउ आर कनेक्टेड टू आवर सोल्स। तो इस फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करके एंड इसको मैनिपुलेट करके वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि ये डायरेक्टली हमारे सोल से लिंक्ड है। जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था तब डुशीनी इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का फोटोज भी ले रहे थे एज अ रिकॉर्ड। एंड उस टाइम पे वो जो विक्टिम होता था या फिर जो ह्यूमन था, वो काफ़ी स्कैरी एक्सप्रेशंस दे रहा था। एंड इन फोटोज़ को तुम ध्यान से देखो, यू कैन वेरी क्लियरली सी द पेन एंड सफरिंग जिसके थ्रू वो इंसान गुजर रहा है। बट ये सब किस लिए? जस्ट फॉर अ मैड साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट। हेड कलेक्टर। ये नेक्स्ट स्टोरी है 1895 की। ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर एच.जी. रोबले ने एक काफ़ी अजीब सा शौक पाल लिया था। नॉर्मल लोगों के काफ़ी नॉर्मल कलेक्शंस होते हैं। कुछ लोग एंशिएंट आइटम्स को कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट कंट्रीज के करेंसीज को कलेक्ट करते हैं, बट एच.जी. रोबले ने एक काफ़ी अजीब एंड एक काफ़ी क्रीपी कलेक्शन रखा था। कलेक्शन ऑफ ह्यूमन हेड्स।
हेजी रोब्ले यूज्ड टू कलेक्ट एंड प्रिजर्व द हेड्स ऑफ माओरी पीपल। न्यूजीलैंड के जो इंडिजिनस पीपल्स हैं, काफ़ी टाइम से जो ट्राइब्स वहाँ पे रहते आ रहे हैं, उनके हेड्स को कलेक्ट किया जाता था एंड इस कलेक्शन को मोको मोकाई भी बोलते थे। इवन उस टाइम पे माओरी ट्राइब के इन प्रिजर्व्ड हेड्स को ट्रेड भी किया जाता था, इनके साथ खरीदना बेचना भी लगा रहता था। क्या तुम सोच सकते हो जैसे हम नॉर्मल आइटम्स को खरीदते हैं, उसी तरह से रियल कटे हुए ह्यूमन हेड्स को खरीदा जाता था। इस इंसान ने, इस आर्मी ऑफिसर ने उनका पूरा एक कलेक्शन बनाया हुआ था एंड उन पूरे कलेक्शन को अपने दीवार में रखा हुआ था। एंड ऑल्सो हेजी रोब्ले ने इस पूरे कलेक्शन का अपने साथ एक फोटोग्राफ भी खिंचाया था। All the heads that you see in this photograph are of real Maori people, जिनके मौत के बाद उनके हेड को ऐसे रखा गया था। चलो लकीली एक बात तो अच्छा है कि एटलीस्ट इस आर्मी ऑफिसर ने उन सबको नहीं मारा था एंड उनका जो डेथ का कॉज है वो अननोन है, बट ही इज़ नॉट द किलर और ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेथ्स। फिर भी ये चीज़ किसी भी तरह से कम क्रीपी नहीं करता उस पूरे सिचुएशन को। मैडमोसेल ब्लैंच मोनिया। अब जो नेक्स्ट फोटोग्राफ तुम्हें दिखाऊंगा एंड उसकी जो स्टोरी बताऊंगा वो डिस्टर्बिंग भी है बट ऑल्सो सैड भी है। सो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ मैडमोसेल ब्लैंच मोनिया। सी वॉज ए फ्रेंच लेडी। 1875 में जब वो 25 साल की हो गई थी तब उसने अपने घर वालों को बोला कि वो एक लॉयर के साथ शादी करना चाहती है, पर उनके घर वालों ने, स्पेशली उनकी मदर ने, इस चीज़ से साफ मना कर दिया बिकॉज वो लॉयर कम्प्लीटली ब्रोक था एंड उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था। मना करने के बाद भी मैडमोसेल ने अपनी माँ को अपोज किया एंड काफ़ी अच्छे से समझाया भी कि उनका प्यार सच्चा है एंड सी वॉन्ट्स टू मैरी द लॉयर, बट उसकी माँ को शायद ये बात पसंद नहीं आई। तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसके बाद क्या हुआ होगा। उनके घर का जो बेसमेंट का रूम था, काफ़ी पुराना रूम था जिसको कोई यूज़ भी नहीं करता था, वहाँ पे मैडमोसेल को उसकी खुद की माँ ने लॉक कर दिया एंड उस पूरे रूम को बंद रखा और उसको 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे 25 सालों के लिए बंद रखा। उन्होंने बाहर बता दिया कि मैडमोसेल मिसिंग है और उन्हें मिल नहीं रही, बट खुद उन्होंने अपनी ही बेटी को अपने घर में लॉक करके इन प्रिजन करके रखा। वो अपने ही घर में कैद होकर रह गई। 1901 में पुलिस ऑफिसर्स को अपने स्टेशन पे एक लेटर मिलता है एंड उस लेटर को उन्हें किसने भेजा था इज स्टिल अननोन, बट उस लेटर में कंप्लीटली रिवील किया गया था मैडमोसेल का लोकेशन एंड उसके साथ क्या क्या हुआ है वो सारी स्टोरीज। पुलिस एंड दूसरे ऑफिसर्स जब मैडमोसेल को रेस्क्यू करने गए तो वो अपने ही घर के बेसमेंट में मिली एंड दिस वाज द फोटोग्राफ जो वहाँ पे लिया गया था। The whole room was rat and insect infested. चारों तरफ चूहे भरे हुए थे, कीड़े मकोड़े भरे हुए थे एंड ह्यूमन फूड एंड फीसीज भी भरा हुआ था। एंड इस गंदगी में और ऐसे कंडीशन में मैडमोसेल ने 25 साल बिताए। तुम उसकी हालत देख सकते हो। शी वॉज लुकिंग लाइक ए लिविंग स्केलेटन एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। बट शायद तुम अगर इस फोटो को देखो तो उसके स्माइल के पीछे भी तुम उस सारे पेन को देख सकते हो। फोटोज विद द डेड। ये कहानी है 1800s की, जब इंग्लैंड में विक्टोरियन एरा चल रहा था, यानी कि क्वीन विक्टोरिया का रूल चल रहा था। यूरोप में एक काफ़ी अजीब सा ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, द ट्रेंड ऑफ टेकिंग पिक्चर्स विद द डेड पीपल। जो भी अपने परिवार में किसी एक मेंबर को खो देते थे या फिर किसी मेंबर की डेथ हो जाती थी, एक अजीब ट्रेंड था कि डेथ के बाद वो लोग उस इंसान के साथ एक फैमिली फोटोग्राफ खिंचाएंगे। तो अभी जो तुम एक फोटो देख रहे हो ये एक फैमिली फोटो है जिसमें एक डॉटर के साथ उसके माँ बाप फोटो खिंचा रहे हैं। तुम सोच रहे होगे कि भाई तूने तो बोला था कि डेड लोगों के साथ फोटो खिंचाते थे एंड इसमें तो कोई भी डेड नहीं है। तो इस ट्रेंड का सबसे अजीब पार्ट यही था कि वो अपने मेंबर के साथ इस तरह से फोटो खिंचाते थे कि एज इफ शी इज नॉट डेड या फिर ही इज नॉट डेड, मतलब कि उस मेंबर को वो लोग डेड नहीं दिखाते थे। एंड इस तरह से कई सारे फोटोज मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ एज एन एग्जाम्पल कि ये एक एक्चुअल ट्रेंड वहाँ पे चल रहा था। एंड ये ट्रेंड सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं था। एक काफी फेमस फोटोग्राफ है फ्रॉम 1924 ऑफ द डनरॉबिन क्लास इन ऑस्ट्रेलिया। इस फोटोग्राफ में वो लोग अपने क्लासमेट्स के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचा रहे हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग अपने क्लासमेट्स के साथ स्कूल टाइम पे खिंचाया करते थे।
बट देयर इज समथिंग ऑफ इन दिस पिक्चर। इस लड़की को अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम्हें इस लड़की में कुछ अलग लगेगा। लाइक उसके एक्सप्रेशंस थोड़े से अजीब हैं एंड उसके आंखें कंप्लीटली खुली नहीं हैं एंड उसके हेड पे एक स्ट्रैप बंधा हुआ है जो कि किसी और के पास नहीं है। तो ये स्ट्रैप उसके कोई फैशन का पार्ट नहीं है या फिर उसके क्लोथिंग का पार्ट नहीं है, बल्कि ये स्ट्रैप उसको एक वुडन ब्लॉक के साथ बांध के रख के उसको खड़ा करने के लिए था, बिकॉज शी वॉज द डेड इन द होल फोटो। वो एक डेड बॉडी है ऑफ दैट गर्ल एंड वो उस फोटो को खींचने से पहले ही मर चुकी है। एंड इसीलिए अगर तुम उन सारे बच्चों के एक्सप्रेशंस पे भी ध्यान दो तो उनमें से कोई भी तुम्हें हैप्पी या फिर एक्साइटेड नहीं दिखेगा, जो कि नॉर्मली हम अपने क्लासमेट्स के साथ फोटो खींचते वक्त होते हैं। वी आर हैप्पी, वी आर एक्साइटेड, बट ऑब्वियसली जब तुम्हारे साथ एक डेड बॉडी हो, वो भी तुम्हारे खुद के क्लासमेट की, तो इस फोटोग्राफ में कोई भी हंस नहीं रहा या फिर एक्साइटेड नहीं है, बल्कि हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग एक्चुअल में डरे हुए भी हों फॉर दिस क्रीपी ट्रेंड। द एमिटीविले बॉय। जिन लोगों को एमिटीविले की स्टोरी नहीं पता, मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देता हूँ। एमिटीविले एक ऐसा घर था जिस घर के अंदर खुद के फैमिली मेंबर ने अपने 6 के 6 फैमिली मेंबर्स को गन से शूट करके मार दिया था। उन सबका वहाँ पे मर्डर हो गया था एंड उसके बाद से माना जाता था कि वो कंप्लीट हाउस हॉन्टेड हो चुका है एंड कई सारे केसेस एंड कई सारे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स भी उस घर में घट चुके थे। उसके बाद 1976 के अराउंड एड एंड लॉरेन वॉरेन को उस घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया था। तुम्हें पता होगा दे आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इन द वर्ल्ड ऑफ पैरानॉर्मल्स एंड हॉरर्स। तो जब वो लोग एमिटीविले को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन्होंने अपने फोटोग्राफर जीन को बोल रखा था कि हर जगह IR सेंसर वाले कैमरास लगा दिया जाए, तो जब भी उस कैमरा के सामने कोई भी मोशन होगा तो वो कैमरा अपने आप पिक्चर्स क्लिक करेगा। एमिटीविले के सेकंड फ्लोर में एक कैमरा को फिट किया गया था एंड उस कैमरा में तुम क्लियरली देख सकते हो एक छोटा बच्चा उस कैमरा की तरफ देख रहा है एंड वो इस कैमरा में भी कैप्चर हो गया है। उसकी काफ़ी ब्राइट आइज हैं एंड वो स्नीक करके छुप के उस पूरे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उस कैमरा को देख रहा था। देखो, इस चीज़ को मैं क्लियर कर दूं कि वो एक हॉन्टेड हाउस डिक्लेयर हो चुका था, वहाँ पे किसी एडल्ट का भी जाना पहले मना था एंड वाइल द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे तो कोई अलाउड भी नहीं था। तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं कि कोई नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड वहाँ पे आए जब वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड काफ़ी सीरियस प्रोसेसेस चल रहे थे। तो एड एंड लॉरेन ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया एंड वो भी यही मानते हैं कि वो एक स्पिरिट का ही फोटो था जो उस कैमरा में कैप्चर हुआ था। एंड ये फोटोग्राफ पैरानॉर्मल वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट एविडेंसेस हैं घोस्ट के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हुए। माना जाता है कि जिस स्पिरिट की फ़ोटो उस कैमरा में कैप्चर हुई थी इज़ ऑफ जॉन डिफियो। जॉन डिफियो उसी फैमिली मेम्बर का एक पार्ट था, उनका चाइल्ड था जिसका उसी घर में मर्डर हो गया था एंड हो सकता है कि ये उसी का स्पिरिट हो जिसको उस कैमरा ने कैप्चर किया था। चाहे कुछ भी हो, दिस होल थिंग एंड द होल फोटोग्राफ इज ए क्रीपी एविडेंस ऑफ घोस्ट्स एग्जिस्टेंस। सबसे पहले तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया एंड कुछ कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा वीडियो एंड थोड़ा बातें करते हैं यार। इतने दिनों से वीडियोस नहीं डाला था मैंने, सो गैप क्रिएट हो गया है। सो प्लीज़ कमेंट ऑन समथिंग एंड वहाँ पे हम बात करते हैं एंड उसके साथ साथ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। वी आर रियली क्लोज टू 50 के सब्सक्राइबर्स एंड मेरे को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है वो माइलस्टोन। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोस। अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बात करता हूँ क्योंकि ये कोई स्क्रिप्टेड पार्ट तो है नहीं। सो ऑब्वियसली तुम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हो जानने का कि मैं इतने दिनों से कहाँ था एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इतने दिनों से कहाँ था, 2 महीने से वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे। सो डायरेक्टली बताऊँगा, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स था एंड जिस बंदे ने पूरे साल भर कोई पढ़ाई नहीं की है उसको एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। सो ऑब्वियसली उसी वजह से मैं थोड़ा सा पढ़ाई में बिजी था एंड उसके साथ साथ जब मेरे को फ्री टाइम मिल रहा था आई वॉज बिजी प्लेइंग गेम्स। नहीं मतलब मैं वीडियोस बना सकता था उस टाइम पे, बट एग्ज़ाम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा था कि उसके साथ साथ मैं गेम्स खेल रहा था। इट्स माई फॉल्ट, आई एम सॉरी मैंने वीडियोस नहीं डाले। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड ऑल्सो एक और रीज़न था कि ये टाइम पीरियड इतना क्यों एक्सटेंड हो गया। 1 महीने का एग्ज़ाम था बट उसके बाद मैंने प्लान किया कि यार अभी
1 महीने का गैप ले लिया है, तो अभी अगर कम बैक करना है तो कुछ अच्छा कंटेंट बनाते हैं। सो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, मतलब कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं बट एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जिस पे मुझे काम करना था। सो मैंने पंकज एंड अभिषेक के साथ बात किया एंड बोला कि चल ये वाला वीडियो बनाते हैं, हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट था उस पर बनाते हैं। बट वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि उसको बनाते बनाते हमें फिर से 15-20 दिन से भी ज़्यादा टाइम लग गया एंड वो 50% के आसपास भी नहीं बना है अब तक। एंड पंकज उसका आफ्टर इफेक्ट्स में एडिट कर रहा है एंड कुछ नया आ रहा है, तुम लोगों को पता चलेगा जल्दी। सो वो एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था मेरे लिए कि मैंने पंकज को बोला कि तू इसमें कुछ भी जल्दबाजी मत कर एंड जितना टाइम लग रहा है उसका टाइम ले एंड अच्छे से एडिट कर एंड कोई जल्दबाजी नहीं है। बट फिर मैंने को रियलाइज़ हुआ कि यार इसको इतना टाइम दे रहे हैं बट इसके लिए काफ़ी गैप बढ़ता जा रहा है चैनल पे एंड वीडियोस आ नहीं रहे। सो फाइनली मैंने बोला कि पंकज और मैं हम सब मतलब उस प्रोजेक्ट पे तो बैकग्राउंड में हमारा काम चलता ही रहेगा एंड जब वो प्रोजेक्ट कम्प्लीटली रेडी होगा तभी आएगा, लेकिन तब तक मैं कोई गैप नहीं लूँगा एंड फिर से वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगा। सो अभी के लिए बस इतना ही बोल सकता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पे काम चल रहा है एंड बहुत जल्दी आने वाला है, और जिस दिन उसका 70 to 80% काम कंप्लीट हो जाएगा उस प्रोजेक्ट का, उसका नाम एंड वो क्या है वो सब भी मैं अनाउंस कर दूंगा।